चुनाव की उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। सभी 9 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। आपको बता दें 20 नवंबर को सभी 9 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। देखिए उपचुनाव का चुनाव प्रचार थम गया है और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कटहरी, करहल, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मजमा, मीरापुर और सीसामऊ सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं पर 23 नवंबर को नतीजा आएगा। सभी 9 सीटों का परिणाम 23 नवंबर को आएगा। उपचुनाव में सपा और बीजेपी की जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार में सपा भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आपको बता दें 20 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार का शोर है आज थम गया। 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा। सभी 9 विधानसभा सीटों पर परिणाम आएगा। चलिए बात करेंगे, धीरेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आप देखिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब कहा जाए कि 20 नवंबर को जो है वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत जो है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने झोंक रखी है। अगर हम प्रयागराज के फूलपुर में जो चुनाव हो रहा है उसकी बात करते हैं तो 4 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं जो अपने जो उम्मीदवार हैं वो उनको चुनेंगे। 12 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में हैं और 435 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से सारी राजनीतिक पार्टियां अभी तक आज तक वो चुनाव प्रचार में लगी रही। 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ फूलपुर आए हैं, उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में अखिलेश यादव भी यहां पर आकर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन बीएसपी की ओर से बड़ा कोई ऐसा चेहरा नहीं आया है जो यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया हो। लेकिन अगर हम कांटे की टक्कर की बात करते हैं तो 2 लोगों के बीच में कांटे की टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। 2 बार ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में सीट रही है। हालांकि अगर हम पिछले चुनाव की बात करते हैं तो जो इस बार इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं 2000 के कम मतों से ये इनसे हार गए थे। इस बार फिर से उनको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अब दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि जितने भी जो भी नेता हैं वो लगातार एड़ी चोटी का जोर आजमाइश कर रहे थे कि अपने अपने जो पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए थे और जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनके मुद्दे कौन कौन से हैं जो कहा जाए कि जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो वो मुद्दे हैं जो लोगों को बीच ज्यादा अपील कर रहे हैं। देखिए अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया था। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। हालांकि विकास की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में यहाँ धरती संगम की रेती पर देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा है। उसको लेकर तमाम ऐसे सरकार तैयारियां कर रही है। हजारों करोड़ का बजट यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो तमाम ऐसे विकास की जो किरण है वो प्रयागराज में जरूर है, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो भी अभी तक वो उसका निराकरण नहीं हो पाया है। जैसे अभी तक जो आवारा पशु हैं, जो किसान परेशान हैं, उनसे पूरी तरीके से निजात नहीं मिल पाई है। इस चुनाव में वो भी मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ वहाँ पर स्थानीय तमाम सड़क, पानी, बिजली के ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं वो भी अभी वहाँ बरकरार बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बना हुआ है। शांतनु, बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा प्रभाव उनका भी वहां पर रहता है। वो वहां पर गए हैं और किस तरह का प्रभाव उनका वहां पर दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र अगर बात की जाए लगातार चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आए हैं। बड़े मुद्दों पर जिस तरह से आपने विद्यार्थियों की बात की, अभ्यर्थियों की बात की, उन पर भी उनका बयान सामने आया था। देखिए केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से वहीं से ही सांसद चुने गए थे और उस सीट पर उनका खासा अच्छा प्रभाव है। लगातार वो फूलपुर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से दीपक पटेल जो पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के लड़के हैं उनको वहां से टिकट दिया गया है और चुनाव मैदान में उन्हीं को उतारा गया है। तो लगातार उनके लिए वो वोट मांग रहे हैं। अब ये वोटर को कितना लुभा सकते हैं, वोटर इनके कहने पर कितना मतदान करेगा, ये तो मतगणना के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर सियासी समीकरण को समझते हैं तो जातिगत आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से जो जाति समीकरण को साधते हुए यहाँ पर जो टिकट बंटवारा किया गया है वो जाति समीकरण बिल्कुल जाति समीकरण देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दीपक का रुख करेंगे, कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक,
सीसामऊ विधानसभा सीट देखिए हॉट सीट बनी हुई है और कहा जाए कि एक बहुत ज्यादा चर्चा इस सीट की लगातार हो रही है। किस तरह का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? अब चूंकि चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, कौन से मुद्दे हैं, जनता का क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी सामने आ रही है सीसामऊ विधानसभा से? जी शांतनु, बिल्कुल बताऊं आपको कि देखिए बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है और किसी भी पार्टी ने कोई ठोस कसर नहीं छोड़ी है। किसी न किसी प्रकार से जो है वोटर को लुभाया जा सके, इसके लिए पुरजोर प्रयास जो है वो दोनों पार्टियों के द्वारा किए गए। लेकिन देखिए शांतनु, बताऊं आपको यहाँ पर सीसामऊ पे मुद्दों से ज्यादा जो है यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। बताऊं आपको सीसामऊ विधानसभा में 1,10,000 मुस्लिम मतदाता है, इसके साथ ही साथ 70,000 ब्राह्मण मतदाता है, 60,000 दलित मतदाता है और इसके बाद जो है अन्य जातियों का नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार जो है, चाहे वो आप नारों के जरिए हो या फिर अपनी जनसभाओं के जरिए हो या रोड शो के जरिए हो, कहीं ना कहीं जो है हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने का जो है भरसक प्रयास किया है। अब देखने वाली बात होगी इस प्रयास को जो है नतीजों में बदल पाती है या नहीं बदल पाती है, ये चुनावी नतीजे जो है हो जाएगा। वही अगर बात किया जाए समाजवादी पार्टी की, तो जो इरफान सोलंकी सपा के पूर्व विधायक थे, सीट से उनको सजा होने के बाद जो है वो अधिक थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो है पत्नी सोलंकी को जो है यहाँ प्रत्याशी बनाया है। कहीं ना कहीं जो वोटर के अंदर शिकायती वोट है वो जो है समाजवादी पार्टी को जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी है। आज ही जो है डिम्पल यादव ने यहाँ पर रोड शो किया था और रोड शो के जरिए जो है मतदाताओं से डायरेक्ट जो है वो संपर्क साधने का प्रयास किया था। तो कहीं ना कहीं जो है वो सीसामऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है वो पार्टी की टक्कर देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो देखिए कोई भी चेहरा नहीं आया, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है जैसे बीएसपी जो है पहले ही सीसामऊ में हार मान चुकी है। शांतनु, बिल्कुल लोकेश का रुख करेंगे। लोकेश, अब देखिए कि जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, आपने देखा गाजियाबाद में क्या माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे सामने आ रहे हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए प्रतिशत की बात की जाए या सीटों की बात की जाए तो पूरी तरह से वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। गाजियाबाद में किस तरह का माहौल? देखिए ये पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे तो 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की विषय है। वजह यह है कि भाजपा के सामने भी अपनी सीटों को बचाए रखना है, तो समाजवादी पार्टी को भी अपना जो सीटें उन्होंने जीत दर्ज की थी उन सीटों पर अपनी बढ़त बढ़ा के रखनी है। और इस पूरे चुनाव को अगर आप गौर से देखेंगे तो पूरे बीजेपी इस चुनाव की शुरुआत से ही अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम थी और बटों के कटो जैसे नारे दिए गए और ये नारे लोगों के बीच ये हमने देखा कि वो पसंद भी किए गए। और इसी तरीके से इसी के अगर आप परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी का पूरा चुनावी समीकरण और चुनावी प्रचार देखेंगे तो वो केवल पीडीए, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दों पर रहा जो कि आम लोगों को तक वो छूते हैं, पहुंच रखते हैं। और अब ये देखना होगा क्योंकि इस पूरे चुनाव में मैं अगर गाजियाबाद के संबंध में बात करूं तो करीब 14 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अब परसों उनके भाग्य का फैसला होगा कि आखिर किसको कितने वोट मिलते हैं और चुनाव प्रक्रिया तब शुरू होगी। लेकिन साफ तौर पर यहाँ भी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। जैसे ही बीजेपी ने यहाँ पर अपना ब्राह्मण चेहरे वाला कैंडिडेट जो है वो जब अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा, उसी के ठीक 3 घंटे के बाद समाजवादी पार्टी ने भी दलित कार्ड खेल दिया। क्योंकि इस सीट पर अगर आप समीकरणों की बात करेंगे तो मुस्लिम और दलित वोट सबसे ज़्यादा है और समाजवादी पार्टी ने इसी को अपने ध्यान में रख करके अपने कैंडिडेट को फील्ड किया है। अगर ये दोनों ही कैंडिडेट एक साथ बिना कटे अगर एक तरफ हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के पूरे सीट पर समीकरण को फेल कर सकती है। लेकिन बार बार कहा जाता है कि गाजियाबाद जो है वो बीजेपी का गढ़ है। पिछले 2 बार से 2017, 2022 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से जो है वो जीत दर्ज की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने भी ये है कि उन्होंने आज से 20 साल पहले जब 2004 में उपचुनाव हुए थे तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और तब 20 साल पहले समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। तो दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ा बैलेंस नज़र आ रहा है। लेकिन जो अन्य पार्टी हैं जिसमें बीएसपी कह लीजिए, आज़ाद समाज पार्टी कहिए और AIMIM, ये 3 ऐसी पार्टीज हैं जो कि यहाँ पर वोट कटवा के
के जो आप कहेंगे कि उनकी भूमिका में नजर आएगी। वजह यह है कि अगर ये वोट का शेयरिंग थोड़ा थोड़ा भी काटते हैं तो इसका नुकसान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा, और ऐसे में बीजेपी के लिए जो जीत की राह है वो बहुत आसान और प्रशस्त हो जाएगी। और इसीलिए इस पूरे चुनाव का आप एजेंडा और चुनाव प्रचार को आप जब गौर करेंगे तो बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम रही। मुख्यमंत्री खुद चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 2 बार और बाद में 2 बार, यानी कुल 4 बार यहाँ पर आ चुके। समाजवादी पार्टी के नेता जो और अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो 1 बार यहाँ पर आए। लेकिन अगर बीएसपी और उनके अन्य पार्टियों के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आजाद समाज पार्टी का तो बड़ा चेहरा जो है वो चंद्रशेखर नजर आए, लेकिन बीएसपी का कोई भी बड़ा चेहरा यहाँ नजर नहीं आया। और इसी की वजह है, ये माना जा रहा है कि जो उनका कैडर कोर वोटर है वो शायद निकल करके ना आए, और अगर आएगा भी तो वो तितर बितर हो सकता है, वो बीएसपी को वोट नहीं देगा। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वोट किसको पड़ते हैं। और 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम की काउंटिंग शुरू होगी उस दिन सबके भाग्य का फैसला होगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस सीट को पर तो जो बीजेपी है वो दूसरी पार्टियों से अपने इस सीट को पर अपर एज बनाई हुई है। बिल्कुल, देखिए अब वो खैर विधानसभा सीट की बात करते हैं। मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। मुकेश, इस वक्त देखिए खैर विधानसभा सीट पर कौन से वो मुद्दे हैं जो कहा जाए कि जनता के बीच ज़्यादा पॉपुलर है, जिनकी बातचीत जो है वो लगातार की जा रही है, और लगातार जो तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे वो भी इन्हीं मुद्दों की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर विधानसभा सीट पर क्या कुछ माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, खैर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा खैर के लिए और जट्टारी के लिए, यानी खैर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है जाम का। यहाँ जाम लग जाता है, हालांकि जो बाईपास है वो बाईपास पास हो गया है तो वो शायद मिल जाएगा, तो जो जनता को इससे जो राहत मिल जाएगी। और दूसरा मुद्दा यहाँ पर है जो स्वास्थ्य को लेकर, यहाँ एक सीएचसी है और टप्पल में सीएचसी, खैर में है, तो ये सिर्फ रेफरल सेंटर है। या कोई भी बड़ा हादसा होता है तो अलीगढ़ के लिए या नोएडा के लिए उनको यहाँ से रेफर करना पड़ता है। अगर गोली लगी या चाकू मारते तो उन्हें रेफर करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का जो मुद्दा आता है। अब बात करते हैं शिक्षा की बात कर रहे हो। शिक्षा के लिए कन्या का कोई इंटर कॉलेज नहीं है सरकारी, और ना ही कोई यहाँ डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज और कन्या इंटर कॉलेज के लिए यहाँ पे लगातार डिमांड चल रही है, मांग चल रही है, लेकिन अभी तक वो पूर्ति नहीं हो सकी। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली जो है कभी आती है कभी नहीं आती। हालांकि लोगों का कुछ का कहना है कि 20 से 22 घंटे आती है, कभी 15 से 16 घंटे आती है, लेकिन कभी कभी गायब होती है तो लंबे वक्त के लिए गायब हो जाती है। डीएपी की जो डीएपी खाद है उसकी डिमांड तो हर जगह है ही है, लेकिन यहाँ अगर देखने को मिला है कि जो खैर विधानसभा उपचुनाव का मौका आया। बहुत शुक्रिया फिलहाल मुकेश आपका, और धीरेन्द्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक आपका भी शुक्रिया, और लोकेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, और देखिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके बाद 23 नवंबर को परिणाम सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं झारखंड के राजमहल में। सीएम